हेलो दोस्तों। सुनीता भाभी का प्यार मेरी ताकत बन गया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम राजिब है। जब मैं 24 वर्ष का था, ग्रेजुएशन करने के 1 साल बाद मेरी बैंक में पीओ के पद पर नौकरी लग गई थी। मेरी नियुक्ति मुंगेर शहर के एक ब्रांच में हुई थी। नियत समय पर मैं ज्वाइन कर लिया था। रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। कोई रिश्तेदार या परिचित यहाँ नहीं था। बेवजह किसी से परिचय बढ़ाने की मेरी आदत भी नहीं थी। एक छोटे से होटल के एक कमरे में रुका था। होटल से निकलकर बैंक जाता, शाम को फिर होटल आ जाता। कभी कभी शाम को शहर में घूमने के लिए निकल जाता था। 1 सप्ताह बीत गए थे। होटल में रहना खाना महंगा पड़ रहा था। एक दिन लंच टाइम में मेरे एक सहकर्मी आनंद जी, जो लगभग 50 वर्ष के थे, पूरा कि कहाँ रुके हो। मैंने बताया कि होटल में रुका हूँ। आनंद जी ने कहा कि मेरे फ्लैट में 3 कमरे हैं, एक कमरा खाली ही रहता है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। किराया 2000 है, तुम्हें आधा देना होगा। तुम चाहो तो खाने का भी प्रबंध हो जाएगा। एक दाई आती है खाना बनाने, उसे भी 1000 देता हूँ। मैं तुरंत तैयार हो गया। मेरे पास फिलहाल इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं था। सोचा कुछ दिन शेयर कर लेता हूँ, फिर अपना डेरा अलग ले लूँगा। अगले दिन आनंद जी के साथ शिफ्ट हो गया। आनंद जी पटना के थे। उनका परिवार पटना में ही रहता था। प्रत्येक शनिवार को वे पटना चले जाते थे और सोमवार की सुबह आ जाते थे। मेरा घर गया जिले के सुदूर एक गांव में था। मेरा सप्ताह में घर आना जाना संभव नहीं था। मेरे पिताजी ने भी मना कर रखा था कि आने जाने में पैसा खर्च नहीं करना है। मैं पिताजी को हर महीने अपना आधा से अधिक वेतन मनी ऑर्डर से भेज दिया करता था। हम लोगों का खाना बनाने सुनीता आती थी। समय की बड़ी पाबंद थी। खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनाती थी। आनंद जी ने मुझे सुनीता से सावधान रहने को कह रखा था। उनका कहना था कि सुनीता बहुत लालची है, चरित्र की भी ठीक नहीं है। लेकिन सुनीता में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। वह समय पर आती थी, अपना काम करने के बाद तुरंत चली जाती थी। चाय भी नहीं पीती, ना तो बचा हुआ खाना ही ले जाती थी। उसका पहनावा बहुत साधारण था। गरीब तो थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी भी थी। पैसे नियम समय पर ही लेती थी। हो सकता है कि आनंद जी सुनीता से कुछ और ही अपेक्षा करते हों। कई सवाल मेरे मन में उड़ते रहते थे। आनंद जी सुनीता से कभी ढंग से बात नहीं करते थे, जो मुझे अजीब सा लगता था। सुनीता काम खत्म करने के बाद जाते समय सिर्फ इतना कहती थी, सर जी खाना तैयार है, मैं जा रही हूँ। सुनीता के प्रति उनका रूखा सूखा व्यवहार मुझे कतई अच्छा नहीं लगता था। शायद सुनीता अपनी गरीबी की मजबूरी में यहाँ काम कर रही थी। कभी कभी आनंद जी होटलों में खाना खाकर आते थे। मैं होटल का खाना पसंद नहीं करता था। जब कभी सुनीता नहीं आती तो मैं
अपना खाना खुद ही बना लिया करता था। जिस दिन वह काम करने नहीं आती, उस दिन का पैसा आनंद जी काट लेने वाले थे, पर मैं अपने हिस्से का पैसा नहीं काटता था। उसे आश्चर्य होता था, वह पैसे काटने के लिए कहती थी। सुनीता के स्वाभिमानी आचरण और स्वभाव में मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन जब मैं सुनीता को सुनीता भाभी कहकर संबोधित किया तो वह सुनकर बहुत खुश हुई, मुझे बहुत स्नेह देने लगी। मैं बहुत करीब से गरीबी को देख रहा था। बड़ी मुश्किल से शहर में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे परिवार में मेरे पिताजी और 2 बहनें थीं। मैं जब 12 वर्ष का था, बीमारी के कारण मेरी माँ ने हमारा साथ छोड़ दिया था। पिताजी माँ का पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा सके थे। तभी मैंने ठान लिया था कि पढ़ लिख कर मैं बड़े पद पर काम करूँगा। खेती के योग्य थोड़ी सी जमीन थी। दूसरे के खेतों में पिताजी मजदूरी करते थे। तब जाकर किसी तरह गुजारा होता था। मेरी बहनों की शादी पैसे के अभाव में पिताजी ने नहीं कर पा रहे थे। पैसे के अभाव में मेरी बहनें मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ पाई थी। मेरी नौकरी से मेरा घर खुशियों से भर गया था। उम्मीदों के कई दिए जलने लगे थे। पहला तनख्वाह मिलने के बाद 2 दिनों के लिए गांव गया था। पिताजी के चेहरे पर जो चमक मैंने देखी, वैसी चमक उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। दोनों बहनों ने आगे की पढ़ाई शुरू करने की इच्छा जाहिर की थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर पिताजी उनकी शादी के लिए चिंतित थे। पिताजी को समझाया, कम से कम दोनों को बीए कर लेने दीजिए। पिताजी मान गए थे। दोनों बहनें बैंक या रेलवे में नौकरी करना चाहती थीं। शादी करने का फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं था। मैं तो पूरे गांव का आदर्श बन गया था। गांव के कई लोग मिलने के लिए आए थे। मेरी तारीफ करते कि भारी गरीबी में भी मैं पढ़ना नहीं छोड़ा और बैंक के इतने बड़े पद पर पहुंच गया। रविवार का दिन था। मैं बहुत इत्मीनान से सोया हुआ था। 8 बजे मेरी नींद टूटी जब मैं सुनीता भाभी दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। सुनीता भाभी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में चाय कमरे में रख गई। मैंने सुनीता भाभी से कहा कि आप भी चाय लेकर यहीं आ जाओ, आज कोई हड़बड़ी नहीं है। सुनीता भाभी बहुत खुश हुई। अपनी चाय लेकर मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गईं। उन्होंने मेरे घर का हालचाल पूछा। मैं भी उनके बारे में जानना चाहता था। उन्होंने बताया उनके पति ट्रक ड्राइवर थे। 10 साल पहले एक दुर्घटना में मर गए। उनके 2 बच्चे हैं, एक 11 में और एक 8 क्लास में पढ़ता है। ट्रक का मालिक खर्च के लिए कुछ सालों तक पैसे देता रहा, फिर बंद कर दिया, तो मैं दाई का काम करने लगी। किसी तरह गुजारा हो रहा है। मुझे उसके प्रति बहुत सहानुभूति होने लगी। वह अभी 40-42 वर्ष की रही होगी। बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर बहुत आकर्षक थी। देखने में 30-32 वर्ष की लगती थी।
सुनीता भाभी ने कहा, सर जी आप कितने अच्छे हो। आनंद सर तो बहुत कड़क मिजाज के हैं। मैं तो यहाँ काम छोड़ने वाली थी। आपके कारण मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आनंद सर तो पैसा देने में भी बहुत टाल मटोल करते थे। बातचीत करते करते सुनीता भाभी ने एक जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। भाभी ने कहा सर जी मेरा बड़ा बेटा अंग्रेजी में कमज़ोर है। ट्यूशन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप उसे 1 घंटा पढ़ा दिया करेंगे। मैंने कहा, पढ़ा देंगे। रविवार को तो मैं दिन भर खाली ही बैठा रहता हूँ। दोनों को आज ही भेज दो। खाना बनाकर वह घर गई। कुछ देर बाद उसके दोनों बेटे आ गए। मेरा आज का दिन उन दोनों को पढ़ाने में निकल गया। यह क्रम चलता रहा। भाभी के दोनों बेटे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्हें पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। मेरे भी समय का सदुपयोग हो रहा था। दोनों को पढ़ाकर मुझे बहुत शांति मिलती थी। समय बीतता गया। आनंद जी जब नहीं रहते सुनीता भाभी मेरे साथ ही चाय पीती और देर तक बातें करती। मुझे भी बहुत अच्छा लगता जब वह एक गार्जियन की तरह मुझे समझती। जी सर जी आपकी नई नई नौकरी है, 2 पैसा बचा कर रखा कीजिए, आगे बहुत काम आएगा। समय पर कोई भी पैसे से मदद नहीं करता। आनंद जी 1 सप्ताह की छुट्टी में घर चले गए थे। आज रविवार का दिन था। मुंगेर में रहते हुए लगभग 10 माह का समय गुजर गया। सुबह 7 बजे मैं बेड छोड़ दिया था। दिसंबर की सर्द सुबह थी। मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। सुनीता भाभी अपने दोनों बेटों के साथ आ गई थीं। मैं बताया कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुनीता भाभी ने मेरा सर छूकर कहा कि सर जी आपको तो बुखार है, पास में ही एक डॉक्टर रहते हैं, उनसे दिखा लीजिए। मैं उनके बड़े बेटे नीकू के साथ डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने ठंड से बचने को कहा। लौटती में मैंने मटन खरीदा। घर आकर दवा लिया। 1-2 घंटे में बुखार उतर गया। सुनीता भाभी ने बहुत स्वादिष्ट मटर चावल पकाया। हम सभी ने एक साथ खाना खाया। सुनीता भाभी अपने बेटों के साथ घर चली गई। शाम होते होते फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी। सुनीता भाभी अपने छोटे बेटे के साथ शाम 7 बजे खाना बनाने आई। मैंने रोटी बनाने का कहा था। जब वह अपने घर जाने लगी तो मैं गहरी नींद में था। उसने मेरा सर छूकर देखा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। उसने थर्मामीटर से मेरा बुखार चेक किया। 104 डिग्री बुखार था। मैं कांप रहा था। सुनीता भाभी ने मेरी ललट पर पानी का पट्टी रखना शुरू किया था। मैं अर्थ बेहोशी की स्थिति में था। सुबह 4 बजे मेरी नींद टूटी तो मैं घबरा गया। मैं सुनीता भाभी के साथ लिपटकर सोया हुआ अपने आप को पाया। सुनीता भाभी गहरी नींद में थी। मैं सुनीता भाभी को जगाना उचित नहीं समझा। मैं वैसे ही लेटा रहा। किसी औरत की देह का ये पहला स्पर्श था। कई तरह के विचार मेरे मन में आने लगे। मेरे पूरे शरीर में तेल लगा हुआ था, जैसे तेल मालिश किया गया हो। सुनीता भाभी सुबह 6 बजे उठी, मेरा सर छूकर देखी और आश्चर्यचकित हो गई
कि बुखार नहीं है तो मुझे जगाया। सुनीता भाभी चाय बनाने किचन में चली गई। चाय लेकर आई। मैं बैठकर चाय पीने लगा तो मुझे थोड़ी ताकत मिली। बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। सुनीता भाभी पास में ही जमीन पर बैठ गई और बोली, सर जी, आपका बुखार उतर नहीं रहा था। आप बेहोशी में बहुत बड़बड़ा रहे थे। 10 बजे मेरा बेटा डॉक्टर के यहाँ गया मगर डॉक्टर साहेब की दुकान बंद मिली। लगभग 1 बजे रात तक हम दोनों माँ बेटा पानी का पट्टी बदलते रहे पर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में मैं लहसुन वाला तेल तैयार कर आपके देह में मालिश करने लगी। मेरा बेटा आपकी हालात देखकर बहुत डर गया था, सुबकने लगा था। मम्मी, सर जी नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? उसे समझाई कि सर जी को कुछ नहीं होगा। वह बहुत देर तक यहीं बैठकर रोता रहा, हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसे नींद आने लगी तो आनंद सर के कमरे में जाकर सो गया। तेल मालिश करते करते मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी लेट गई। सर जी, मुझे माफ़ कर दें। सर जी, आप भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आने लगी तो मेरी आंखें नम हो गईं। मेरी माँ भी जब मैं बीमार होता था तो बेचैन हो जाती थी, मुझे अपने साथ ही सुलाती थी। सुनीता भाभी ने तो बहुत बड़ा उपकार किया। अगर नहीं होती, मेरी सेवा नहीं करती तो मेरी जान भी जा सकती थी। सुनीता भाभी में मुझे माँ का रूप दिखाई देने लगा। मैंने प्रण लिया कि इनके लिए कुछ अच्छा करूं, पर मैं कर क्या सकता था? मैं पैसों में बहुत सहायता तो कर नहीं सकता था। सुनीता भाभी ज़रूरत पड़ने पर भी कभी पैसे की सहायता नहीं मांगती थी। बहुत विचार करने के बाद आखिरकार रास्ता निकल आया। मैं भाभी के बड़े बेटे नीकू की पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी हर रविवार और अन्य छुट्टी के दिन देर रात तक पढ़ाने लगा। मेरा मेहनत रंग लाया। नीकू इंटर की परीक्षा में पूरी जिले में अव्वल आया, लेकिन मुझे इतने से चैन नहीं मिला। मैं उसे बैंक की परीक्षा की तैयारी कराने लगा। नीकू बहुत मेहनती, समझदार और आज्ञाकृत था। मेरा अनुसरण करता रहा और 1 साल के भीतर ही बैंक की कार्यरत ग्रेड की परीक्षा में सफल हो गया। अपनी इस योग्यता पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। अपने मन में ये संकल्प लाया कि भविष्य में सावधान, सुविधाहीन बच्चों को निःशुल्क पढ़ा कर बैंक की नौकरी की तैयारी कराऊंगा। नीकू की सफलता से मेरी आंखें खुली के आंसुओं से भर गईं। रोज की तरह सुनीता भाभी काम करने अपने दोनों बेटों के साथ मिठाई लेकर आईं और मेरा पैर पकड़कर रोने लगी। उनके खुशी के आंसुओं से मेरे पैर भीग गए। मुझे खुशी हो रही थी कि मैं किसी का काम आया। कुछ महीने बाद नीकू भागलपुर के एक बैंक में ज्वाइन किया। इसके बावजूद सुनीता भाभी मेरा खाना बनाने के लिए आती रहीं, जबकि अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे से पैसा लेना भी बंद कर दिया। जब मैं पैसे देने लगता तो कहती कि सर जी, अब मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा आप हो। आपने पढ़ा लिखा कर मैं बेटे को नौकरी के काबिल बना दिया। मैं आपका इतना बड़ा उपकार कैसे भूल सकती हूँ? आनंद जी हमसे
न जाने क्यों चिढ़े हुए रहते थे। मुझे अब उनके साथ रहना नागवार लगने लगा था। सुनीता भाभी के सहयोग से अब मेरा आवास बदल चुका था। उन्होंने 2 कमरों का एक फ्लैट दिलवाया था। मुंगेर में मेरा 3 साल पूरा हो चुका था। कुछ महीनों के बाद मेरा सासाराम तबादला हो गया। सुनीता भाभी ने डबाई आंखों से विदाई देते हुए मुझे कहा था कि सर जी, दूसरे की बहन बेटियों को हमेशा इज्जत करना और किसी गरीब की जहां तक हो सके सहायता करना। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक कर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।